हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? जैसे हम वास्तविक विश्लेषण में सीमा निकालते हैं, ऐसे ही हम क्या कर रहे थे, अब सम्मिश्र संख्याओं में सीमा निकालना सीख रहे थे कि सीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आज लास्ट क्लास जब हमने पढ़ी थी सीमा, तो कुछ कन्फ्यूजन आ रहा था, थोड़ा सा मेरी दिमाग से कुछ चीज़ें स्किप हो गई थी, तो इसलिए आज मैं दोबारा से सीमा को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले परिभाषा लिखाऊंगा, फिर आपको सिद्ध करना बताऊंगा, फिर निकालना भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि एग्जाम्पल कैसे करते हैं, प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं, परिभाषा से आपको अगर बात कर ले कि परिभाषा से कैसे सिद्ध करते हैं उससे भी बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक उदाहरण लेके बताऊंगा कि उदाहरण आपको दे दिया जाए तो उसको कैसे सीमा निकालते हैं, उसके वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा सीमा। पहले परिभाषा लिखाता हूँ सीमा की। बीएससी कौन सी फाइनल ईयर है ये? बीएससी पार्ट थर्ड। पेपर कौन सा पढ़ रहे थे? सेकंड। विश्लेषण। क्लास कौन सी है आपकी? क्लास है आपकी 9। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? सीमा। परिभाषा लिखा रहा हूं। यदि एफ जेड कोई सम्मिश्र फलन है तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये डेल्टा है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा जिसके लिए मॉड एफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज 0 लेस देन जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। यानी जैसे हम सम्मिश्र संख्या में जैसे हम वास्तविक विश्लेषण में करते थे, वहाँ क्या होता था? एक्स एन माइनस एल होता था, लेस देन एप्सिलॉन होता था, और ग्रेटर देन क्या होता था? एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ डेल्टा आया है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ जानने की जरूरत है कि डेल्टा है क्या। डेल्टा किस पे निर्भर करेगा? एप्सिलॉन पे। जैसे आपने देखा था कि वास्तविक विश्लेषण में हम क्या करते थे कि हम एक एन निकालते थे जो एन नोट से बड़ा हो। देखा हो ना, हम लास्ट में एन निकालते थे, परिभाषा में जाते थे तो एन निकालते थे, एन ग्रेटर देन दिस। अगर एन इससे बड़ा होगा तो ये हमारे पास प्रमेय सिद्ध होगी, यानी ये जो सीमा है हमारे पास सही सीमा जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है? डेल्टा होता है, वो किस पे निर्भर करता है? एप्सिलॉन पे। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? डेल्टा निकालेंगे। एक ऐसा डेल्टा निकल के आ जाएगा, अगर इससे बड़ा कुछ भी, अगर डेल्टा ऐसा निकल के आए जो इससे बड़ा हो, तो हम कह देंगे या तो इससे छोटा हो या बड़ा हो। तो अगर डेल्टा हमें ऐसा मिल जाए तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास सीमा आई है सम्मिश्र फलन की, वही सीमा हमारे पास लास्ट में जाके आएगी। ठीक है, तो उदाहरण की बात करें, जैसे आपको प्रमेय की बात करें। ठीक है, ये परिभाषा होगी। प्रमेय की बात करते हैं हम। जैसे आपको प्रमेय दे दी जाए, कोई आपको क्या दे दी जाए? प्रमेय दे दी जाए, कैसे सिद्ध करवा लिया जाए? प्रमेय से, परिभाषा से सिद्ध करवा लिया जाए, तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखो कैसे सिद्ध करेंगे। देखो, प्रमेय दे रखी है आपको। प्रमेय, यदि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड बराबर जेड नॉट स्क्वायर। ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध कैसे करेंगे? देखो, हमें पता है परिभाषा क्या होती है? एफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज 0 लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, ये होती है हमारे पास। ठीक है, अब एफ जेड क्या है मेरे पास? जेड स्क्वायर, और जेड नॉट की वैल्यू कितना है? जेड नॉट स्क्वायर है, क्योंकि ये सीमा ही होती है। एल की वैल्यू होती है एक तरह से, एल कितनी आई? जेड नॉट स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ए स्क्वायर, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है हमारे पास। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जेड प्लस जेड नॉट और जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये साइड में चलता आ रहा है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या? जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है? डेल्टा दे रखी है। यहाँ क्या लिखूंगा? जेड प्लस जेड नॉट डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन
जेड प्लस जेड नॉट मॉड। यानी अगर डेल्टा हमें ऐसा मिल जाए, इससे छोटा डेल्टा मिल जाए, तो हम कह देंगे कि एफ जेड कहाँ पे जाएगा, जेड नॉट स्क्वायर पे जाएगा। अगर डेल्टा हमें ऐसा मिल जाए, इससे छोटा मिल जाए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यदि डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन जेड प्लस जेड नॉट हो तो सीमा एफ जेड बराबर जेड नॉट स्क्वायर, यानी लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट को जाएगी। जेड एफ जेड बराबर जेड नॉट को जाएगी। ये क्या होता है, हमारे पास सीमा हो गई हमारे पास। ऐसे हम क्या करते हैं, सीमा को सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ कि उदाहरण कैसे होगा। देखो, उदाहरण की बात करूँ मैं तो उदाहरण कैसे होगा। देखो, ये तो प्रमेय से सिद्ध करना हो गया। अब जैसे आपको दे दिया जाए, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखो, उदाहरण दे रखा है आपको, उस दिन भी बताया था मैंने उदाहरण कैसे करेंगे इसमें। देखो, एफ जेड बराबर 3z4 माइनस 2z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 अपॉन z माइनस आई। और आपसे पूछ ले कि लिमिट z टेंस टू आई है, तो एफ जेड की सीमा कहाँ पे जाएगी, इसको निकालना है हमें। अब देखो, z अगर मैं यहाँ पे रखूंगा i और यहाँ पे भी i रखूंगा, तो देखो ऑब्वियसली जीरो बनेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। पर हमें पता है 0/0 फॉर्म आ जाती है, तो हमारे पास कौन सा तरीका होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है। यानी उसमें क्या करते हैं हम, ऊपर और नीचे अलग अलग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यानी एफ जेड इज इक्वल टू, इसका अवकलन करूंगा। देखो, अवकलन किसके सापेक्ष होगा, जेड के सापेक्ष, क्योंकि सीमा किसके सापेक्ष आ रही, जेड के सापेक्ष, इसलिए जेड का ही अब क्या होगा, अवकलन होगा। ठीक है, तो z के सापेक्ष क्या होगा, अपकलन होगा। तो अपकलन करूंगा इसका, तो क्या हो जाएगा, 12z क्यूब, इसका हो जाएगा 6z स्क्वायर, इसका क्या होगा 16z माइनस 2, और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। तो एफ जेड क्या है मेरे पास, 12z क्यूब माइनस 16z माइनस 2। लिमिट लगाऊं, दोनों साइड क्या कर दूं, लिमिट लगा दूं, यहाँ भी लग जाएगी, यहाँ भी क्या लग जाएगी, लिमिट z टेंस टू आई। तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू आई एफ जेड बराबर, यहाँ पे रखूँगा तो 12 आई क्यूब माइनस आई स्क्वायर प्लस 16 आई माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, देखो आई क्यूब क्या होता है मेरे पास, आयोटा आई डॉट आई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या होगा 6 माइनस 1 प्लस 16 आई माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, देखो 12 आई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये 16 आई माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, -12i, ये क्या हो जाएगा +6, ये क्या हो जाएगा +16i माइनस 2। ठीक है, तो देखो 16 में से 4 जाएंगे, तो देखो 6 में से 2 जाएंगे तो 4, और यहाँ 16 में से -12 गए तो +4i। तो हमारे पास लिमिट z टेंस टू आई एफ जेड क्या आ गया, 4 + 4i। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि सर पेपर में कौन से तरीके से करके आना है। देखो, अगर पेपर में आपको ये कहे कि इसकी परिभाषा से सीमा निकालिए, सीमा की परिभाषा से इसकी सीमा निकालिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि सीमा की परिभाषा से इस क्वेश्चन की सीमा निकालिए, तो आपको परिभाषा से निकालना है। अगर आपको कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो और ये ना कहा गया हो कि परिभाषा से निकालो, तो आप इस मेथड को फॉलो करोगे, इस मेथड से आप सीमा निकालोगे। ये ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि अगर पेपर में क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि परिभाषा से निकालिए, तो और आप ऐसे निकाल के आगे, तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा, चाहे आपका क्वेश्चन सही हो। ठीक है, आपको परिभाषा से ही निकालना है, अगर उसने दिया हुआ है कि परिभाषा से निकालिए। अगर उसने परिभाषा का इस्तेमाल नहीं किया है क्वेश्चन में, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होती है सीमा निकालना। अब बात करते हैं हम सततता की। सततता क्या होती है, सातत्य कैसे होती है। जैसे हम वास्तविक विश्लेषण में निकालते थे, रियल नंबर्स में वास्तविक संख्याओं की सातत्य चेक करते थे। ठीक है, ऐसी सम्मिश्र संख्याओं की सातत्य चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो इसकी भी क्या परिभाषा होती है। परिभाषा की बात करें, सततता
सातत्य, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या कहते हैं, या माना एफ जेड किसी बिंदु जेड नॉट बिलोंग्स टू डी पर सतत कहलाता है। कोई फलन जेड नॉट बिलोंग्स टू सी, कोई फलन एफ जेड नॉट बिलोंग्स टू डी पर सतत कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। यानी अगर हमें जेड नॉट कोई प्रांत है हमारे पास, अगर उसमें से कोई पॉइंट निकाला मैंने, उस प्रांत में से कोई पॉइंट निकाला, अगर उस पॉइंट पे कोई फलन सतत है तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसके आगे भी और क्या होता है सततता में, देखो यदि एफ जेड डी के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो फलन पूरे प्रांत पर सतत, पूरे प्रांत पर क्या है, सतत कहलाता है, पूरे प्रांत पर सतत कहलाता है। यानी एफ जेड जेड बराबर जेड नॉट पर सतत होता है यदि लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट। ठीक है, ये तो गई सततता की परिभाषा। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब सम्मिश्र फलन की बात करते हैं तो सम्मिश्र फलन को किससे भी दिखाते हैं, इससे भी दिखाते हैं, W बराबर यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई, इससे दिखाते हैं। ठीक है, एफ डब्ल्यू की जगह क्या लिख दूं मैं, एफ जेड लिख दूं, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा हो जब तो ये परिभाषा काम आ जाएगी। अगर आपको एक्स वाई फॉर्म में दे रखा है, सम्मिश्र संख्या किस में दे रखी है, एक्स वाई फॉर्म में दे रखी है, और आपसे पूछ ले कि ये सतत होगी या नहीं होगी, तो इसमें कैसे पता करेंगे कि अगर ये यू और बी अलग अलग यू और बी, यानी अलग अलग यू और बी एक्स और वाई पर क्या हो, सतत हो, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू और यू एक्स वाई भी क्या होंगे हमारे पास, यानी एफ जेड क्या होगा, सतत होगा। तो इसका क्या लिखूंगा कि यदि अगर हमारे पास कोई यू और वी में दे रखा है, एक्स और वाई में दे रखा है, अगर वो फलन सतत होगा, एफ जेड सतत होगा यदि और केवल यदि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई अलग अलग एक्स और वाई में सतत फलन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या लिखूंगा मैं, यहां से ये लिख सकता हूं, यानी आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एफ जेड अगर यू एक्स वाई में दे रखा है, एक्स वाई में, यदि ऐसे लोग एफ जेड सतत कहलाता है यदि यू एक्स वाई सतत कहलाता है यदि और केवल यदि यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई अलग अलग एक्स वाई के लिए सतत हों। ठीक है,
यानी अगर आपको इस टाइप में फंक्शन दे रखा है तो आप क्या करोगे, आपको फलन इस टाइप में दे रखा है तो पहले क्या करोगे, u को चेक करोगे क्या वो सतत है, फिर b को चेक करोगे क्या वो सतत है। अगर ये दोनों सतत होंगे तो ही हम कहेंगे कि fz सतत होगा। और इन दोनों में से अगर एक भी ऐसा अगर फलन हमें मिल गया uxy या vxy, एक भी ऐसा मिल गया जो सतत नहीं होगा x और y पे, तो हम कह देंगे ये फलन भी सतत नहीं होगा। यानी सततता के लिए हमें क्या होना चाहिए, दोनों फलन ही क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग x y के लिए सतत हैं तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा। अब उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण किस टाइप के होते हैं, तो देखो तीनों टाइप के उदाहरण में दोनों टाइप के उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे fz दे रखा है आपको, z² ही दे रखा था, ठीक है। अब हमें पता है ये फलन क्या होता है, हमारे पास सतत होता है, क्योंकि कोई भी हमारे पास अगर ज्यामितीय फलन होता है वो क्या होता है, हमारे पास सतत होता है। अब देखो इस टाइप का कैसे होगा, इस टाइप को तो मैं आपको बता चुका हूँ परिभाषा में, ठीक है, परिभाषा में बता चुका हूँ। इसको देखते हैं, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपको जैसे दे रखा हो x² + 2xy + y², ये दे रखा है, या फिर ऐसे लिख लो x² + y² + 2xy i, इस टाइप से दे रखा है। तो यहाँ पे uxy क्या है हमारे पास, uxy क्या है हमारे पास, x² + y²। देखो u और v कहाँ से आए, ये u और v होता है, u वाला जो पार्ट होता है वो तो वास्तविक भाग होता है, और v वाला जो पार्ट होता है वो होता है काल्पनिक भाग। तो uxy इसमें वास्तविक भाग कौन सा, ये वाला, और काल्पनिक भाग ये वाला है। क्यों, क्योंकि i इसके साथ आ रहा है। तो वास्तविक भाग कौन सा हुआ है हमारे पास, uxy यानी x² + y², और vxy कौन सा हुआ हमारे पास, 2xy। तो इसका मतलब ये हो गया। अब इन दोनों को देखें हम, uxy को देखें हम, x² + y²। देखो ये हमेशा क्या हो, सतत होता है, क्योंकि आप देखते हो कि x² + y² क्या है हमारे पास, एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब क्या हुआ हमारे पास, एल्जेब्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में, एल्जेब्रा को ज्यामिति बोलते हैं, वो तो ज्योमेट्री हो जाती है। एल्जेब्रा को बोलते हैं हम एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रा की हिंदी में एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रही है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, एल्जेब्रिक फंक्शन x² y²। देखो x² का अगर आप बनाते हैं हम तो वो इस टाइप का बनता है, ठीक है, इस टाइप का बनता है x², y = x² का, ठीक है। और x = y² का बनाएं तो वो इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनेगा। तो यानी ये देखो दोनों का कंबाइन करूंगा तो ये वाला पार्ट आएगा, ये कहीं भी नहीं टूट रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो वास्तविक भाग होगा वो क्या है हमारे पास, सतत है। और ऐसे ही 2xy भी क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये भी क्या है हमारे पास, सतत है। तो यानी दोनों फंक्शन uxy और vxy दोनों अलग अलग क्या हो गए हमारे पास, सतत हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास fz दे रखा था ये भी क्या होगा हमारे पास, एक सतत फलन होगा, ठीक है। ये होती है सततता और सीमा निकालना किसी भी समस्या संख्या में। कल मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ प्रमेय भी बताऊंगा सततता की और सीमा की। आज के लिए तो मैं यही क्लास खत्म कर रहा हूं। आप एक बार देखना इसकी परिभाषा को, और जिसको भी सततता और सीमा में प्रॉब्लम है तो मैं उसको ये कहूंगा कि एक बार आप पुरानी किताब में 11th-12th में जो आपने सीमा और सततता पढ़ी थी, कैसे चेक करते हैं वास्तविक नंबर के लिए, उसमें जाके एक बार आप देखें। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ नहीं आती होंगी तो आप यहाँ भी नहीं समझ पाओगे। कंसेप्ट सारे वहीं से आए हुए हैं। 11th-12th और बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर में आपने जो पढ़ा था सततता, सारे वहीं से आए हो। मैं तो ये कहूँगा सेकंड ईयर की किताब उठा के वास्तविक विश्लेषण की सीमा और सततता पढ़ना, उसमें उसका जो कंसेप्ट है वही यहाँ पे काम आएगा। बस फर्क क्या है, वहाँ वास्तविक संख्या चलती थी, यहाँ पे समस्या संख्या चलेगी, बस इतना फर्क है। तो मैं ये कहूँगा जिसको भी प्रॉब्लम आ रही हो, सीमा कैसे आई क्या हुआ, वो आप सेकंड ईयर की बुक उठा के देखें, उसमें आप एक बार पढ़ें उसको, सीमा और सततता कैसे निकालते थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा, ठीक है। तो एक बार देखना आपको, ये वाला पुराना पिछली बार देखना है और ये वाला भी देखना है आपको, कैसे किया कैसे नहीं किया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।